अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, पहलगाम वाक़े के बाद से हमने ये देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह की जारियत पसंदी का मुजाहरा किया है, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। 6 से 8 मई के दरमियान जो टेंशन एस्केलेट होती है, इस पर इंडियन मीडिया पर बैठे एंकर्स या बीजेपी के टॉप लीडरशिप के बयानात से यूँ मालूम होता है कि मोदी गवर्नमेंट को ये सूट करता है कि जंगी जज्बात को ज़्यादा से ज़्यादा हवा देकर अपना नैरेटिव बताया जाए। आजकल वज़ीर आज़म मोदी रियासत गुजरात के दौरे पर मौजूद हैं, जिसमें वो मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। आज भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान में होने वाली कार्रवाइयों के पीछे एक सोची समझी साजिश है। कल नरेंद्र मोदी ने जो तकरीर की थी, जो ज़बान इस्तेमाल की गई कि सुख चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, ये यकीनन पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के लिए थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा कर रही है। सबसे बड़ी जमहूरी स्टेट का दावा करने वाला मुल्क का वज़ीर आज़म, उसको ये ज़ुबान सूट नहीं करती, क्योंकि इनके इस नैरेटिव का ही ये नतीजा है कि ये नफ़रत अब उनके इदारों को भी टारगेट कर रही है। नाज़रीन, हमने मध्य प्रदेश में बीजेपी के वज़ीर विजय शाह का बयान भी देखा, जिसमें उन्होंने इंडियन आर्मी की तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी को सिर्फ उनके मज़हब की बुनियाद पर दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। फिर एक और वज़ीर की तरफ से ये कहा गया कि हिंदुस्तानी फ़ौज वज़ीर आज़म के कदमों में झुक गई है। अब कोई माने या ना माने, ये सब मोदी गवर्नमेंट की वो पॉलिसी है जिसके बायस इनके अपने इदारे मुतनाज़ होते जा रहे हैं। यकीनन बिहार इलेक्शन पर मोदी गवर्नमेंट को वोटर्स की तवज्जो खींचने के लिए किसी एजेंडे की ज़रूरत तो है ही, मगर इनके हालिया प्रोपेगेंडे से यही मालूम होता है कि वो मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब पहलगाम वाक़े को जो 22 अप्रैल को हुआ, उसको एक महीना गुजर चुका है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि NIA जो तहकीकाती एजेंसी है उस पर काम कर रही है, इसके हाथ में कोई शवाहिद नहीं आए। इसलिए अब इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो कोई रियलिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल करे, क्योंकि इस कशीदगी में जहां पाकिस्तान की तवज्जो गुर्बत, महंगाई, सियासी इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के मसाइल से हट रही है, वही हिंदुस्तान को भी गुर्बत, किसानों की तहरीक, मजहबी इंतहा पसंदी, समाजी अदम मसावत जैसे चैलेंजेस का सामना है। नाज़रीन, अगर मुल्की की हम बात करें तो आज PTI के हवाले से काफ़ी ख़बरें सामने आती हैं। हमने ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक एहतजाज किया और इस एहतजाज में अलीमा खान ने कुछ बातें की हैं। आपको अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू सुनवाते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। सामने आके बात करें, पीछे से ये चीज़ें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर ख़त्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं। उसके वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको ना करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे। हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं, हम सामने बैठेंगे। हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी अलीमा खान साहिबा की तरफ से। नाज़रीन, मेज़ पर बैठने की जो बात की गई है, यकीनन वो गौर तलब बात है, लेकिन इशू यहाँ पर हमें यह दिखाई देता है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठना नहीं चाहती। माजी में डायलॉग हुए जो नाकाम हो गए। तहरीक इंसाफ जिनके साथ बैठना चाहती है, जिनका रऊफ़ हसन समेत बहुत से लीडर बरमला इजहार कर चुके हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, वो PTI के साथ बैठना नहीं चाहती, जिस पर हम देखते हैं कि मुज़ाकरात के अमल में डेडलॉक कायम रहता है। आज जो कुछ अलीमा खान साहिबा ने कहा है, यकीनन उनको इसमें गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था, ताकि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है इसको ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा आज अलीमा खान साहिबा ने अपने कुछ कंसर्न्स भी ज़ाहिर किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें धमकियाँ आती हैं, इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा या आपकी गाड़ी उल्टा दी जाएगी। ये वो इल्ज़ामात हैं जिन पर यकीनन हुकूमत को भी संजीदगी शो करनी चाहिए। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। अहमद अवैस साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, और शर्मिला फ़ारूकी साहिबा मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
अफनान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो गुफ्तगू हुई उसकी बात करें, अलीमा खान साहिबा ने लाउड एंड क्लियर ये बात तो कर ही दी कि अगर बात करनी है तो हमारे साथ बैठ जाइए, जो गिव एंड टेक करना है उस पर आप बता दें कि आपको हमारे भाई से क्या चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कह रही हैं कि धमकियाँ दी जाती हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप बाहर जाएंगे तो कोई गाड़ी मार जाएगी आपको। तो ये इस नौइयत की जो थ्रेट्स हैं ये कौन दे रहा है? इसको इन्वेस्टिगेट तो आपने ही करना है ना, ऑब्वियसली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो इन्होंने बात की है, मेरा ख्याल है कि ये एक चीप पब्लिसिटी स्टंट है। अगर किसी ने कोई हादसा ही कराना है तो वो जेल में भी करा सकता है, वो ज़रूरी तो नहीं है कि बाहर जाके रोड पे हादसा कराएगा। इसका कोई लॉजिकल, इसकी कोई सर पैर नहीं है इस बात का। और अलीमा खान साहिबा जो है, उनको सियासत करने का बहुत शौक है। वो समझती हैं कि वो फातिमा जिन्ना बनना चाहती हैं, कोई इस तरह का उनके जहन में है कोई बात। भाई बात ये है कि आपका भाई है, आप जाके उससे मिलें, उनके जो केसेस हैं उनको परसू करें। आप जो है वो बाहर आके सियासी बातें करती हैं, उसकी वजह से फिर सबके आपके भाई के लिए मसाइल पैदा होते हैं। और जो बातें आप करती हैं उनका कोई सर पैर भी कोई नहीं होता। अब इसका कोई सर पैर है कि जी वो बाहर आएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा? मुझे आप खुद बताएं, कोई लॉजिकली इसका कोई सर पैर है? तो इसका फिर क्या हुकूमत जो है वो जवाब दे। अफनान साहब जो सवाल उन्होंने किया अफनान साहब जो सवाल उन्होंने किया है कि आपको हमारे भाई से चाहिए क्या, क्योंकि वो तो रूल ऑफ लॉ की, डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। आप जवाब दे दें प्लीज़ उनको कि आपको क्या चाहिए खान साहब से। हमें ये चाहिए कि वो जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं वो लेटर एंड स्पिरिट करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनका माजी जो है वो इससे बड़ा मुख्तलिफ है। वो ये हुकूमत में एक हाइब्रिड निज़ाम का बीज बो के लाए गए, पैनामा की साजिश की गई, आरटीएस को बिठाया गया और अपने ओपोनेंट्स को दबाया गया। इनकी जो ख्वाहिशात थी, डीजीएफआई बशीर मेमन साहब ने उस पर रोशनी डाली कि ये क्या करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और फिर जब इनकी हुकूमत चली गई उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट दोबारा हुकूमत में लेके आए, और अगर इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा हो जो मेरे हक में ना हो तो उस वक्त तक इलेक्शन कराए जाए जब तक मुझे 2/3 मेजोरिटी ना मिल जाए। अब जिस आदमी ने ये सारी बातें की हैं वो एकदम से एक दिन जो है वो कहता है जी जमहूरियत बड़ी अच्छी हो गई है, तो कोई इस बात पे एतबार नहीं करेगा ना। आप शुरू अगर आपने करना है मसले का हल, तो आप अपने जो माजी की गलतियां उसके ऊपर कहें कि मुझे नदामत है, मुझे ये काम उस वक्त पे नहीं करने चाहिए थे, और जो है मैं चाहता हूँ कि आगे पाकिस्तान के अंदर जो है वो निज़ाम बेहतर हो, जमहूरियत मुस्तहकम हो, और उसके लिए मैं अपनी खदमात पेश करना चाहता हूँ। उसमें चार्ट ऑफ इकॉनमी है, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन ये उस तरफ नहीं आते। ये रोजाना कोई शोशा होगा या कोई ना कोई कहानी होगी, उसके ऊपर ही फंसे रहते और मामला जो है वहीं का वहीं घूमता रहता है। ठीक है शमीला साहबा, आपकी तरफ आऊँगा। कल जिस तरह से पीपल्स पार्टी के कारकुनान पे शेलिंग हुई खैबर पख्तूनख्वा में, बिलावल भुट्टो साहब ने मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सूबा बचाओ तहरीक का अब दायरा कार हम पख्तूनख्वा की गली गली तक फैला देंगे। पीटीआई ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अब आप भी अवेंज करने की पोजीशन में तो नहीं आ गए कहीं के वहाँ पर उनको एहतजाज नहीं करने देंगे कराची में या सिंध के दीगर अजला में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अगर कोई पुरअमन एहतजाज करता है और वो रेड जोन में नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा से ये मौक़िफ़ लिया है कि जमहूरी अमल के अंदर, एक फ़ाल जमहूरियत के अंदर पुरअमन एहतजाज करना और अपनी बात को कहलाना और दूर तक पहुंचाना ये एक जमहूरी हक है। हम कभी भी नहीं रोकते। आपने अक्सर देखा होगा कि माजी में भी जब कराची और बिलखुसूस बाकी सिंध के अजला के अंदर जब भी एहतजाज हुआ है, तो हमने हत्तल इम्कान ये कोशिश की है कि अगर रेड जोन क्रॉस नहीं होता या कोई ऐसी सरकारी गैर सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, तो हम किसी भी प्रोसेशन को नहीं रोकते हैं। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, दैट इज कंडेमेबल। ये पुरअमन एहतजाज था। पीपल्स पार्टी कभी भी किसी किस्म का कोई नुकसान, जानी या माली नुकसान किसी को नहीं पहुंचाती, लेकिन वहां पर खवातीन पे बिलखुसूस डंडे बरसाए गए। ये एक इंतहाई कंडेमेबल एक्ट है। देखिए, एहतजाज करेंगी जमातें, एहतजाज करेंगे लोग, क्योंकि जब आपका सूबा डिसफंक्शनल होगा, जब उसमें करप्शन उरूज के ऊपर होगी, जब मामूल जिंदगी जो है वो मफलूज होके रह जाएगी, तो लोगों का फिर हक है कि वो सड़कों पे निकले और अपनी बात जो है उसको आवाने बाला तक पहुंचाएं। उसके ऊपर डंडे बरसाना या उसको बंद करने की कोशिश करना, तशद्दुद करना, ये बहुत ही गैर जमहूरी और खतरनाक अमल है। शमीला साहिबा, ऑन अ साइड नोट, ये जो अलीमा खान साहिबा का बयान है कि आप हमें बताएं आपको क्या चाहिए, हम खवातीन भी आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, गिव एंड टेक करना है, उस पर भी हम गुफ्तगू कर लेंगे आपसे। डू यू थिंक दिस इज़ पॉलिटिकल रियलिज्म कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि अब इसके अलावा चारा नहीं है,
या पॉलिटिकल सरेंडर है? क्या है ये? हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस? आई डोंट नो, इट सीम्स वेरी वेरी डेस्परेट। देखिए बात ये, मैंने आपका शो पहले भी काफी दफा किया है, और जब इस किस्म की कोई बात आई है, गुफ्तगू आई है, तो मैंने हमेशा एक बात कही है, आप रियासत से नहीं लड़ सकते। यू कैन नॉट फाइट द स्टेट। रियासत के पास बहुत इख्तियारात, बहुत ताकत होती है, और जाहिरी बात है कि इस वक्त भी कुछ हमें यही नजर आ रहा है कि अगर आप पहले तो आप कहते थे आपने बात नहीं करना, फिर आप कहते हैं बात करना है, फिर वहां से एस्टैब्लिशमेंट कहती है बात नहीं करना, अब वो कह रहे हैं गिव एंड टेक कर लें, बात कर लें, फला कर लें। जमहूरी अमल के अंदर, आइन के अंदर आप जमहूरी जमातों से बात करते हैं, यू कम ऑन द टेबल, और बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जी बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो टेबल पे ही हल हुई हैं। जंगो जदल से तो किसी को कोई हासिल वसूल नहीं हुआ है, तो मुल्क के अंदर हम एक दूसरे से क्यों जंग करें? हमें बैठना चाहिए। आपको याद होगा कि इनके साथ एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी स्पीकर नेशनल असेंबली की सरबराही में, उसमें ये 2-3 नशिस्तों में आया, फिर ये भाग गए। तो देखिए ना, वो एक प्रॉपर फोरम था जहां पर हुकूमत के लोग भी बैठे थे, ये भी बैठे थे, डिमांड्स आनी थी, उसके ऊपर जवाब आना था, लेकिन ये उस अमल से भाग गए। अब अगर ये कोई डील करना चाहते हैं वो अलग बात है, जो उनकी बातों से लग रहा है। देखिए ना, डील तो फिर नहीं होगी ना, डील तो फिर गैर आईनी और गैर जमहूरी बात हुई ना। आप बैठे मुज़ाकरात करें। सही। अहमद अवैस साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये एक तो इसका मतलब फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि गिव एंड टेक के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह शमीला साहिबा ने कहा कि इससे इसकी इंटरप्रिटेशन तो यही बनती है कि अब जो गिव एंड टेक आप कहेंगे हमें रिलीफ देने के लिए, हम वो करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा, ये जो थ्रेट्स की बात हो रही है, ज़रा इसको स्पेसिफाई करें, ये किसको आए हैं थ्रेट्स, ये किसने दिए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक तो डील की बात है, तो ये एक बहन की अपने तौर पर ये तो इख्तरा हो सकती है। इमरान खान की तरफ से कोई डील की ऐसी बात नहीं है, और कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई डील करने को वो तैयार नहीं है, और ना पीटीआई इस बात पे तैयार है। जो तरीका है बात करने का उसी को करेंगे। और बात जो है अभी कह रही थी जमहूरी फोर्सेस, या कौन सी जमहूरी फोर्स है और कौन सी जमहूरी हुकूमत है यहाँ पर, कभी ये तो बताएंगे। इनमें से कौन सा जो है प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर पंजाब और दूसरे तमाम लोग, कौन इलेक्टेड है इनमें से? इनकी डिटेल अगर हो तो आप इलेक्शन ऑडिट क्यों नहीं करवाते? सारा झगड़े खत्म हो जाए इस मुल्क का। एक दफा इलेक्शन ऑडिट होकर रिजल्ट आ जाए, किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, ना पीटीआई को, ना इमरान खान को, ना किसी को। क्यों नहीं करवाते? इसलिए कि आप झूठे हैं। और मैं 9 मई का वाकया एक इख्तरा निकाल के रखी हुई है। 2 साल से ज्यादा अरसे में बेचारे लोग जो हैं जेलों में बैठे हुए, ना उनका ट्रायल मुकम्मल हुआ है, ना किसी का ट्रायल शुरू हुआ है। ये तरीका है जमहूरियत का। इसको आप जमहूरियत कहते हैं, इसको आईनी हुकूमत कहते हैं आप। ये तो तमाशा है जो लगाया हुआ है। एक सिर्फ इतना है कि एक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खालिक है और आप ये मखलूक है। अब खालिक जो चाहता है वो मखलूक करती है, उसके अलावा उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये निज़ाम को आपने खराब कर दिया, जुडिशल सिस्टम खत्म कर दिया इस मुल्क के अंदर। 12 जुलाई की जजमेंट को इम्प्लीमेंट ना किया गया 1 साल तक। अब उसको उससे कम जजमेंट, यानी फुल कोर्ट ने वो जजमेंट का फैसला है, और उसके ऊपर जो रिव्यू पिटिशन के ऊपर जो फैसले जज बैठ कर जो फैसला करना चाह रहे हैं वो उससे कम तादाद में। कभी दुनिया की तारीख में इस तरीके से कोई रिव्यू नहीं हुआ होगा। मजाक उड़ाया जा रहा है निजाम का, सिस्टम का, कॉन्स्टिट्यूशन का। हर चीज जो है वो बंदूक की ताकत से नहीं हल हुआ करती, और ना होगी। कितने लोग आए, कितने चले गए। फील्ड मार्शल अयूब खान आया था, फील्ड मार्शल बन के बैठ गया, तो क्या हुआ? अहमद साहब, आपने बंदूक की ताकत की बात की ना, गंडापुर साहब कह रहे हैं कि आप जगह बता दें, असलिया हम ले आएंगे। ये आज की गुफ्तगू है, पख्तूनख्वा के वजीर आला का ये बयान है कि आप जगह बताएं, असलिया हम ले आएंगे और देखेंगे किसके पास ज्यादा असला है। सुने ना, जब मुल्क में आप बंदूक की ताकत को इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके आगे कौन करेगा? उसके आगे को मुक्का तो नहीं मारेगा। वो भी कहेगा कि हम वही ताकत इस्तेमाल करते हैं। निजाम तो खराब हो जाएगा ना इससे। कानून की बालादस्ती तो खत्म हो गई। हम तो कहते हैं कि ये नाम भी नहीं लेना चाहिए किसी को। हर एक को, एवरीवन हैज टू सबमिट बिफोर द लॉ एंड सबमिट बिफोर द कोर्ट। कानून की बालादस्ती का निजाम तो यही है कि किसी शख्स को यह इख्तियार हासिल नहीं है कि वो कानून से बालादस्त हो जाए और तबाह हो जाएगा निजाम। यही हुआ, आपके सामने हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। इससे कोई फायदा तो नहीं होगा। नहीं अहमद साहब, मैं तो कह रहा हूं कि आप गवर्नमेंट कह रही है कि हम $400 बिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं, 40th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इन्फ्लेशन रेट कहां से बन गए? 1% से नीचे बन गए।
एक रैली की इन्वेस्टमेंट दिखा दें अभी तक कहां हुई है, तमाशा लगाया हुआ है और खा रहे हैं, इसी नाम के ऊपर खा रहे हैं। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, 65 की जंग हुई, पहले 47 की जंग तो बहुत पहले की बात है, 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, उसके बाद जो मामलात हुए, हर जंग के बाद जो भी हुकूमत होती थी वो अपना डिफेंस बजट, अपने तनख्वाह का एक पूरे के एक महीने की तनख्वाह जो है वो डिफेंस के बजट को पूरा करने के लिए उसमें दिया करते थे। अब ये देखिए इंडिया के ऊपर हमारा ये जो जंग हुई, एक शॉर्ट वॉर जो हुई, अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी हमारी मुसल्लह अफवाज को दी। लेकिन आप सोचिए, बजाय इसके कि आप अपना पेट काट के जहां पाकिस्तानी कौम ने इतनी खूबसूरत फौज खड़ी की है, ये हुकूमत के लोग भी इनको तौफीक होती कि जैसे पहली हुकूमतें करती आई, इन्होंने क्या किया, 140% जो है कैबिनेट के जो उनके मुराद जो हैं और उनकी सैलरी जो है बढ़ा दी। ये बताइए क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। और कभी आपको ये पता है कि इस मुल्क में गुर्बत की लाइन कहां चली गई है? 45% से तजावज करके 55% से ऊपर चली गई है बिलो पॉवर्टी लाइन की परसेंटेज, और ये हो रहा है इस मुल्क के साथ। अहमद साहब, शॉर्टली गिव एंड टेक का मतलब नहीं बताया ना आपने, जो अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा है। शॉर्ट लेग बिल्कुल नहीं है ये इमरान, मैं तो आपको मैंने पहले कह दिया कि गिव एंड टेक जो है वो एक बहन का अपने तौर के ऊपर, एक भाई को देखते हुए कोई इसके मुंह से ये लफ्ज निकले हो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इमरान की तरफ से इस किस्म की कोई गिव एंड टेक वाली बात नहीं है। ठीक है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अफनान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अब ये मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो गया है। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि गोलियां चलेंगी, हम भी असलहा लेकर आएंगे, देख लेंगे किसके पास ज़्यादा एम्यूनेशन है। तो किस तरह डील करना है? गवर्नमेंट ने अब स्पेस देनी है उनको, या फिर पहले ही सप्रेस करेंगे इसको, जिससे आपका बयानिया, आपका मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ता है? पीटीआई विक्टिम कार्ड प्ले करती है। देखिए, बात ये है कि एक तरफ ये लोग राग अलापते हैं आइन का, कानून का, और दूसरी तरफ इनका कंडक्ट ये कि कह रहे हैं कि हम असला लेके आएंगे और हम धावे बोलेंगे, हम जलाएंगे, सर पे कफन पहन के आएंगे। तो आइन और कानून में तो इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है ना। आप एक सूबे का वज़ीर आला ये हरकतें नहीं कर सकता। मगर अच्छा होता, अहमद अवेद साहब ये कहते हैं कि मैं 2018 के इलेक्शन का ऑडिट कहता हूँ, 2018 के इलेक्शन का ऑडिट कहता हूँ। ये कहते हैं ना, फरमाते हैं वाली बात, जितने ये जलाली में बात कर रहे हैं उतनी जलाली में 2018 का भी बोलते हैं ना। आपके लोगों ने कहा कि 2013 का इलेक्शन गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऑडिट किया और ये बात कंक्लूड की कि कोई सिस्टमैटिक रेगिंग नहीं है। आज तक आप लोगों ने उसकी माफी नहीं मांगी। पूरे मुल्क में आप लोगों ने इंतजार फैलाया इस नाम के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि पावर ग्रैब करने के लिए। आप रुक जाए, अभी आप रुक जाए, आप रुक जाए एक मिनट, मैं आपकी बारी नहीं बोला, आप बिल्कुल मेरी बात सुने जी। बात यह है कि आप लोग झूठ बोलते रहे कौम से कि 2013 का इलेक्शन जो है वो रिग्ड हुआ है। जब आपने 35 पंक्चर की बात आपकी पकड़ी गई तो आपने कहा वो सियासी बात थी। आपने क्या उसके ऊपर माफी मांगी? क्या आपने इस चीज पे माफी मांगी कि साकिब निसार ने 2018 के इलेक्शन का ऑडिट नहीं होने दिया? क्या आपने इस चीज पे माफी मांगी कि आरटीएस बिठाया गया? क्या आपने इसमें माफी मांगी कि 1 पेज बनाया गया? आप लोग पागल समझते हैं सारी कौम को। क्या आपको एक दिन आइन और कानून याद आ गया है? उससे पहले कोई आइन और कानून नहीं याद आया? 2018 से पहले, 2022 से पहले कोई आइन और कानून आपको याद नहीं आया जब आप धज्जियां उड़ा रहे थे इस मुल्क के आइन और कानून की? आप लोग लेके आए ये हाइब्रिड निजाम इस मुल्क के अंदर। 22-23% पे पॉवर्टी लाइन थी 2018 में, 39% पे छोड़ के गया है इमरान खान। आज आप हमें पॉवर्टी लाइन के ताने दे रहे हैं। आपको अपना कंडक्ट नजर ही नहीं आता। नहीं, आप जाके अपना कंडक्ट तो देखें गवर्नमेंट के लिए। अफनान साहब, वो कॉस्ट पे कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ज़ेरे अताब तो हम 2 साल से हम जेल में हैं, अब और कितनी कॉस्ट पे करनी है इन तमाम गुनाहों की जो आप गिनवा रहे हैं? डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये सोल्यूशन जो है ना, ये कहानियां बनाने से नहीं आएगा कि जी आपको एकदम से बड़ा याद आ गया कि जी आइन और कानून। भाई आप पहले अपने कंडक्ट को तो देखें, आपका कंडक्ट है क्या? एक तरफ आप हमला करते हैं इस्लामाबाद पे, दूसरी तरफ आप कहते हैं आइन और कानून। इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि आप मतलब जो आपको
फायदा दे आइन और कानून तो आइन और कानून, नहीं दे तो आप कहेंगे भाड़ में जाए, इनको हाइब्रिड निजाम होना चाहिए, बंदूकें लेके आएंगे। ये क्या लॉजिक है, क्या दलील है ये? क्या इसका कुछ सर पैर नहीं है इसका? हमने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, हमने कहा हम माजी की गलतियों के ऊपर शर्मिंदा हैं, हम आगे सही तरह चलना चाहते हैं, ये होता है तरीका। ठीक, आपने पूरे मुल्क की जमहूरियत की तबाह बर्बादी की, उसके बाद आपको लाया इसलिए गया था। सही। शमीरा साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये अब गंडापुर साहब ने पहले ये भी कहा कि अगर हमारी मुलाकात ना करवाई गई बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तो जो IMF की शराइत हैं हम उसको नहीं मानेंगे। इसके साथ साथ अब असलहा लाने की बात भी हो रही है। आपको लगता है PTI ने रियलाइज़ कर लिया है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे चला भी जाए तो हालात जो हैं वो हमारे लिए साजगार तो नहीं हो रहे, तो फिर वे आउट सिर्फ ये है कि ये मोमेंटम बरकरार रखें जो बनाकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए जी, PTI की सियासत हमेशा से जारहाना रही है। दैट इज हाउ दे हैव एक न्यूसेंस वैल्यू उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है उससे पहले वो एहतजाज की कॉल दे देते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली होती है मुल्क के अंदर, या कोई मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट की कोई चीज़ आती है, वो कोशिश ये करते हैं कि उसके बीच के अंदर वो आके एहतजाज की कॉल दे दें या कोई धमकी दे दें। इसी तरीके से इनकी सियासत चलती है। एंड आई फील दैट दे थिंक दैट दिस इज द ओनली सर्वाइवल। अब बात ये है कि ये कह देना कि जी मुलाकात कराएं। आपको याद होगा नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जो पार्लियामान में हुई थी, उससे पहले भी इन्होंने कहा था कि हम उसी वक्त अटेंड करेंगे अगर हमें इमरान खान से मिलवाया, उनको पेरोल पे छोड़ा। ये शरायतें, ये शर्तें रखना एक ऐसे इंपॉर्टेंट मरहले से पहले, एक तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीक़ेकार है कि आप नेशनल सिक्योरिटी को तरजीह नहीं दे रहे लेकिन इमरान खान से मुलाकात को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अली अमीन गंडापुर तो मैंने देखा है कि वो हमेशा से जो बातें करते हैं, जो उनका तरीक़ेकार है, बहुत ही जारहाना है। और आई थिंक इस पार्टी में उसको उतनी पजीराई मिलती है जितना वो ज्यादा बदतमीज होता है। ये तरीके का नहीं होता जी। मुकदमे हैं, मुकदमों को फेस करें। अब रोज मैं सुनती हूँ कि जी वो ईद से पहले रहा हो जाएंगे, ईद के बाद रहा हो जाएंगे। ये लोगों को बताने वाली बातें हैं। वो रहा जब होंगे, जब अदालतें उनको रहा करेंगी, जब उनके मुकदमे चलेंगे, मुकदमा वो सही लड़ेंगे। अब बात ये है कि इस वक्त जो इमरान खान इज नॉट इम्पोर्टेंट, नो इंडिविजुअल इज इम्पोर्टेंट। इस वक्त आप मुल्क की सालमियत की बात करें, आप बात करें कि आपने, इंडिया ने जो यूनिलैटरली आपका पानी रोका है उसको आप किस तरीके से दुनिया भर के ना ग्लोबली जाके उसको डिप्लोमेटिकली किस तरह उसको उस पर लड़ेंगे, और ये चीज जो है आप उस पर बेहतरी लेकर आएंगे। उनको एक्सक्लूड भी तो, वो कहते हैं हमें एक्सक्लूड भी तो किया है ना इस प्रोसेस से। अब ये जो पाकिस्तान का एक सिफारती मौक़िफ़ है, इसको उजागर करने के लिए जो डेलीगेशन, जो टीम पाकिस्तान की बनी है उसमें PTI से कोई भी नहीं है, तो वो ये फील करते हैं कि हमें तो एक्सक्लूड कर दिया आपने। पहली बात तो ये है कि इनको पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल से कोई सरोकार नहीं है। दे नॉट इंटरेस्टेड। उमर अयूब ने जो बहैसियत एक ऑपोजिशन लीडर स्पीच करी थी पार्लियामान के अंदर, जो मैंने बैठ के वहां सुनी है, दैट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्शियस। और ये उस वक्त थी जब इंडिया ने हम पे हमला नहीं किया था। वहां तो बैठ के वो असेंबली के अंदर ये बता रहे थे कि हमारी कमजोरियां कहाँ कहाँ हैं, यहाँ पर आके अटैक करें। मैं तो उसको समझती हूँ कि और कुछ नहीं तो उनके ऊपर कम से कम आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने किया। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन उसके अलावा जो अभी डेलीगेशन जा रहे हैं वो हुकूमती डेलीगेशन जा रहे हैं, उसमें कोई ऑपोजिशन नहीं जा रही है। ये ऑपोजिशन है, ये अपने आप को शर्मिला साहबा, इंडिया में आप देखें ना, शशि थरूर जा रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी जा रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन एक इंटीग्रेशन शो की जा रही है। नहीं, देखिए उसके अंदर ऑपोजिशन के लोग नहीं जा रहे। दे मे नॉट बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन वो हुकूमत के ऊपर ताबड़तोड़ हमले नहीं करते, हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करते। ये तो हुकूमत और रियासत के खिलाफ बात करते हैं ना। ये तो असेंबली में बैठ के फौज के खिलाफ बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को मतलब इनका तो सवाल ही नहीं बनता। ठीक है। अहमद अवैस साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये फैसल चौधरी साहब ने भी कल बात की है कि खान साहब तक सही रिपोर्ट नहीं पहुँचाई जाती, टीम बदलने की ज़रूरत है। और अगर रिसेंटली मौक़िफ़ देखें तो एक तरफ आर्मी चीफ़ के हवाले से जो स्टेटमेंट खान साहब का आया वो उसके पोलर ऑपोजिट है, जो बैरिस्टर गौर साहब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे आर्मी चीफ़ को और हुकूमत को। तो ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है, अब मसला तो यही है कि शायद जो टीम है उसका मौक़िफ़ वो है ही नहीं जो खान साहब का है। इस प्रॉब्लम का हल तो आप नहीं करना है ना, मुस्लिम लीग नवाज़ ने तो नहीं करना। इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, ये एक मसला अपनी जगह पे एक मौजूद है, इसलिए कि कम्युनिकेशन गैप है बहुत बड़ा।
इमरान खान को बड़ी तगादौ के बाद जब मुलाकात का मौका मिलता है उसके साथ, तो वहाँ पर आप कागज़ का एक टुकड़ा भी, कोई कलम, कोई पेन, कोई चीज़ साथ से लेके नहीं जा सकते। आपके पास इवन करेंसी नोट भी आपकी जो है ना, वो आपका पर्स भी, वॉलेट भी उठा के वो पहले ले लेते हैं और तलाशियां लेने के बाद वहाँ जाके आप मिलते हैं। अहमद साहब, ये आर्टिकल्स तो वो लिखते रहे हैं वैसे इंटरनेशनल पेपर्स में, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? नहीं, कोई नहीं लिखते रहे। वो मैं ख्याल में किसी के थ्रू किसी ने उनके नाम से लिखा हो तो अलग बात है, वो लिख ही नहीं सकते। वहाँ उनके पास तो ये वहाँ पे जो हालात हैं, तो मैं उसकी वजह ये कि मैं खुद जाके जब मिलता रहा हूँ तो मुझे मालूम है। मैं किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन मैं जो मेरे सामने की बात है मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी जी अभी मोहतरमा शमीला साहब ने गुफ्तगू की है, अब बहरहाल उनका अपना हक है, वो अपना नुक्ता नज़र जो है वो दें। देखिए, हुकूमत की मुखालफत को स्टेट की मुखालफत ना बनाएं, यह बड़ा नुकसान होगा इस बात का। स्टेट की मुखालफत अगर हुई है, अगर हिस्ट्री में स्टेट की मुखालफत की गई है तो 2 दफा पीपल पार्टी ने की है। मैं आपको बता देता हूं आज आपकी, क्योंकि आपने ये बात की है तो मैं बता देता हूं। 1990 में जब बेनज़ीर की हुकूमत को फायर किया गया, उनको गुलाम इसाक खान ने उनको हटा दिया, तो उस वक्त पीटीआई की हाई कमान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम का कंप्लीट ब्लूप्रिंट पूरे, आपने पीटीआई कह दिया, पीपल्स पार्टी क्या उन्होंने, मैं पीटीआई नहीं, पीपल पार्टी की। अच्छा। पीटीआई का उनकी जो हाई कमान थी उस वक्त तो पीटीआई तो थी भी नहीं, वो हाई कमान ने वो तमाम ब्लूप्रिंट जो है वो जाके वहां पर स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। अहमद साहब, ये तो कंस्पिरेसी है ना, बेनज़ीर साहिबा को तो ब्रीफिंग नहीं मिली थी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। सुनिए ना, तो ब्लूप्रिंट कहां से आया? मैं आपको ये बता दूं, ये सुनिए तो सही ना, ये कंस्पिरेसी की बात नहीं है। ठीक, आपको एक नाम से तो याद आ जाएगा, प्रेसलर अमेंडमेंट जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में आई थी, वो प्रेसलर अमेंडमेंट जो है पाकिस्तान के इस एक्ट की वजह से आई थी। ये रिकॉर्डेड है, अभी भी गूगल करके देख लीजिए। पाकिस्तान के इस एक्ट के ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट आई थी, जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा था कि अब हमारे पास उनकी ऑथेंटिकेटेड एविडेंस आ गई है न्यूक्लियर प्रोग्राम की, लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने 2 सैंक्शन लगा दी थी, इकोनॉमिक सैंक्शन और मिलिट्री सैंक्शन। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए इसको। इसी तरह से प्रेसलर अमेंडमेंट तो आई थी क्योंकि कोर्ट में अमेरिका को जरूरत नहीं रही थी पाकिस्तान की ना मजीद 80s से उनको मालूम था कि प्रोग्राम डेवलप हो रहा है, नहीं जरूरत क्यों नहीं रही थी, जरूरत की बात नहीं है। और सुनिए, उसके बाद सुनिए ना, अफगान बार की बात नहीं, मैं उसकी वो अलग का मसला है। अभी उसके बाद तो सुन लीजिए, अभी 2008 से लेके और 2013 तक पीपल पार्टी की हुकूमत थी। हुसैन हक्कानी साहब जो हैं वो जाके उन्होंने अप्रोच की थी प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स को कि पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की फौज के ऊपर आप जो है अपना इख्तियार इस्तेमाल करें और उसको रोकें कि वो पाकिस्तान, ये हमारी जो पीपल पार्टी की जो हुकूमत है इसको वो टॉपल ना करे। ये ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं, इसके ऊपर बताइए। वो और वो उसके बाद जो ये हुसैन हक्कानी की इसके ऊपर पूरा वो केस चला था अलग से। मेमो गेट स्कैंडल की बात सुनिए, ये मैटर अगेंस्ट स्टेट है। ये हुकूमत के खिलाफ एक आदमी नॉन इलेक्टेड जाके पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, तो अगर हम कहें कि ये गलत बैठे हुए हैं तो आप कहें कि एंटी स्टेट बातें कर रहे हैं। चलें अहमद साहब, मैं इसका जवाब ले लूंगा। मुझे ये बताइए, तहरीक अदम एतमाद किधर गई जिसकी बात हो रही थी कि स्पीकर के अगेंस्ट, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट लाई जाएगी, पार्टी ने क्या डिसाइड किया शॉर्टली? नहीं, कोई मेरे ख्याल में वो ऐसे ही लाउड थिंकिंग थी कि देखिए कोई उसका फैसला तो कोई नहीं हुआ था। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है। अफनान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये जो तहरीक अदम एतमाद की बात होती है, अब इसमें सलमान राजा साहब ने भी कहा कि स्पीकर के अगेंस्ट ये मूव करने के बारे में हम सोच रहे हैं, तो इसमें पंजाब के जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो भी ये कहती है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के हमारे पास तो दर्जनों एमपीएस के राब्ते हैं और सिर्फ तहरीक लाने की देर है, आपकी हुकूमत भी गिर जाएगी। तो क्या ही अच्छा हो जिस तरह पीटीआई ने अपने दौर में किया था कि एतमाद का वोट ले लिया था पहले ही एंटिसिपेशन में। आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं शहबाज शरीफ साहब?
देखिए ये जो मनी बिल होता है ये एतमाद का वोट ही होता है ना। अगर आप बजट पास नहीं करा सकते तो फिर इसका मतलब आपके पास जो है वो हाउस की मेजॉरिटी नहीं है। ये एक तरह का टेस्ट होता है हुकूमत का हर साल जो उसने करना होता है पूरा। तो वो आप अल्लाह ताला की फजल से इंशाल्लाह मनी बिल पास हो जाएगा। तो लेकिन इस पे पीपल्स पार्टी ने पिछली मरतबा काफ़ी अपोज किया था आपको, तो इस बार कॉन्फिडेंस में लिया पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट ने? जी बिल्कुल, हम पीपल्स पार्टी को जो है वो ऑन बोर्ड लेके चल रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनको हम एड्रेस करें जो पॉसिबली हम कर सकते हैं। और इस पे तो ये हमारी वो है। जहाँ जी कंटिन्यू कीजिए। जहाँ तक बात है न्यूक्लियर प्रोग्राम की, मैं बस ये थोड़ा मुख्तसर से कहना चाहता हूँ। मैं नहीं ये समझता कि किसी भी हुकूमत ने आज तक न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी तरह अपोज किया है या कोई न्यूक्लियर सीक्रेट जो है वो उठा के बाहर दिए। मैं इस बात को मैं मुझे कहीं पे कोई इसका एविडेंस आज तक नज़र नहीं आया। कुछ जो है वो ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ ज़्यादा इन फेवर थे, कुछ कम इन फेवर थे, लेकिन ये नहीं था कि किसी ने इस प्रोग्राम को अपोज किया। और ये बात खाली मैं नहीं कर रहा, ये मिलिट्री की लीडरशिप भी करती है, ये बाहर के लोग भी करते हैं। ये विकीलीक्स जो लीक हुए थे उससे भी जो डेटा आया था वो भी इस बात को सपोर्ट करता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तो पहली मीटिंग ही भुट्टो साहब ने बुलाई थी मुल्तान में, वो तो आर्किटेक्ट कहा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने भुट्टो साहब का ये बड़े मशहूर अल्फाज है कि हम घास खाएंगे मगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अब हमारा बेशक पॉलिटिकल टेंशन तो बरकरार है ना, ये वॉर में तो प्रिवेल किया पाकिस्तान ने और ये सारा कुछ जो इकॉनमी के हवाले से क्लेम करती है गवर्नमेंट, लेकिन पॉलिटिकल टेंशन को भी रिड्यूस करना आपके ही फेवर में है। बात करेंगे पीटीआई से, मुज़ाकरात के मूड में है? देखिए मसला ये नहीं है कि हम बात करेंगे कि नहीं करेंगे, हम तो हमेशा से तैयार थे बात करने के लिए। हम पिछली हुकूमत में भी तैयार थे, हम अपोजिशन में भी तैयार थे, हम 2018 में जब अपोजिशन में थे तब भी तैयार थे। तो इवन 2014 में मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इनके घर भी गए बनी गाला। इन्होंने वहाँ पर जाके कहा मेरे बनी गाला की रोड बना दो और कोई काम अपने काम करवाने, मतलब इनकी सोच ही इतनी थी कि बनी गाला की रोड बन जाए, मियां नवाज शरीफ आए हैं। तो मतलब हम तो चाहते हैं कि मुल्क में जो है वो अफवाह व तफहीम से मामला चले। ये इनकी सियासत इंतशार की है। नहीं, वो खुल के गिव एंड टेक का वर्ड बोल दिया है, गिव एंड टेक का वर्ड बोल दिया, और क्या करें अफनान साहब? गिव एंड टेक आप मुझे बताएं ना, हम उनसे क्या ये हमें देंगे और हम क्या, मतलब कि बात ये है कि अगर तो ये मैंने पहले भी बताया कि एक तरीक़ाकार है कि ये इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत है उसको मजबूत करने के लिए मुस्तकबिल में इलेक्शनों को बेहतर तरीके से हों, उनको करने के लिए हमारे से बात करें, उसकी कानून साजी की जाए। ये जो आरओ का सारा निज़ाम इन्होंने ख़राब किया कानून साजी के थ्रू, जिसमें ये सारे लेके आए ब्यूरोक्रेट्स, इससे पहले तो जजेस होते थे, वो ये लेके आए इलेक्शन सिंबल वाला मामला कानून में ये लेके आए। ठीक, पहले तो नहीं था कि इंटर पार्टी इलेक्शन ना हो तो इलेक्शन सिंबल ही मिला, ये लेके आए ये वाला मामला। तो ये तमाम चीज़ें ये लेके आए हैं। तो ये अगर समझते हैं कि मुस्तकबिल में मामला बेहतर हो तो इनको चाहिए कि ये बातचीत से होंगे ना। ये अगर इनकी दुनिया इतनी है कि मुलाकात हो जाए, हम बाहर आ जाएं, हम वजीर आजम बन जाएं, ठीक, तो फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर तो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। अच्छा, शमीला साहिबा आपकी तरफ आऊँगा। अहमद साहब की ये बात कि क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म ऑफ द स्टेट कहना या उनके पेट्रियाटिज्म पे शक करना, उनको ट्रेटर कह देना गैर मुनासिब है, इसको रिस्पॉन्ड कर दें। नहीं जी, देखिए इनकी गुफ्तगू लबो लहजा इस किस्म का है कि वो डायरेक्टली अटैक करते हैं आपकी पाक अफवाज पे, डायरेक्टली अटैक करते हैं लोगों पे। इस तरह एहतजाज या इस तरीके से सियासत नहीं होती है। सियासत होती है ऑन प्रिंसिपल्स, एहतजाज होता है ऑन प्रिंसिपल, ऑन इशू। आप तो शख्सियात को लेके उनको टारगेट करते हैं, आपको फला नहीं पसंद, आपने उसकी लानत मलामत कर दी, आपको फला शख्स नहीं पसंद, ना इनको कोई जज पसंद आता है, ना उनको कोई ब्यूरोक्रेट पसंद आता है, ना कोई सियासतदान पसंद है, ना कोई जर्नलिस्ट इनको पसंद है। ये तो बाकायदा नाम लेके टारगेट करते हैं ना, इस तरीके से सियासत नहीं होती। सियासत में आप इश्यूज पे बात करते हैं, इश्यूज पे आपके इख्तलाफ हो सकते हैं, आपके मुख्तलिफ आपकी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आप अपनी सियासत करते हैं कि हमने अगर हुकूमत में आना है तो हमने ये काम करने हैं। आप उन प्रिंसिपल्स लड़ाई करते हैं और वो तरीक़ेकार ये होता है कि आप अक्रॉस द टेबल बैठते हैं, बातचीत करते हैं। योर एंड माई
इंटरेस्ट कैन नॉट बी सेपरेट। हमारा इंटरेस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होना चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी। अगर वो इंटरेस्ट नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट है, तो फिर ये सियासत नहीं हुई ना। लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि पास तो तमाम पार्टीज का है ना, उन्होंने आपकी बात की कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के मैप्स आपने स्टेट डिपार्टमेंट को दे दिए। नहीं, एक सेकंड, पीपल्स पार्टी का पास्ट क्या है? कुर्बानियों से भरा हुआ है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आपको इस मुल्क को एटमी ताकत बना गए और फांसी पे चढ़ गए, शहीद हो गए, अदालती कत्ल उनका हो गया। 45 साल बाद जाके उनको इंसाफ मिला कि जी वो गलत ट्रायल था, इट वाज अ मिस ट्रायल, इट वाज मिस ट्रायल ऑफ जस्टिस। अब देखिए ना, वो शख्सियत तो चली गई। आज अगर भुट्टो साहब होते या उस वक्त भुट्टो साहब को जिंदा रहने दिया जाता और अगर वो मुल्क की भागदौड़ देख रहे होते तो शायद पाकिस्तान का हाल और हुलिया कुछ और होता। आज शहीद बीबी शहीद हो गई, हमारे हजारों कारकुनान शहीद हुए। कोड़े का ये पीपल्स पार्टी का ये पास्ट है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए हमेशा जंग लड़ी है, हमेशा जानों का नजराना दे, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस ये है। इनका पास्ट क्या है? इनका पास्ट ये है कि एम्पायर ने उंगली उठाई और ये हुकूमत में आ गए, फिर उनसे झगड़ा हो गया, हुकूमत से बाहर चले गए और अब भी कोशिश करें कि एक बार फिर डील हो जाए। दिस इज द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अच्छा, ये बता दें शॉर्टली कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस होगा उस पर? देखिए, तरीके अदम एतमाद किस पे लाएंगे? मतलब इनके पास नंबर्स ही नहीं है और ना ही हम ऐसी कोई चीज को सपोर्ट करेंगे। बिकॉज देखिए, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और स्पीकर नेशनल असेंबली एक बहुत ही मुअज़्ज़ब और नफीस शख्सियत है। हमसे ज्यादा वक्त तो इनको दिया जाता है, जितना लेवरेज ऑपोजिशन को वो देते हैं, इनको इनसे बेहतर स्पीकर तो। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।